नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और इन्हीं में से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं खबरों को लेकर इस खास शो में हम हाजिर हैं। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ऑड इवेंट फॉर्मूला एक बार फिर से लौट कर आ गया है। प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि पाबंदियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब होने के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा नियम है ऑड इवन रूल। इसके तहत हफ्ते में कुछ दिन केवल इवन नंबर की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां ही चलेंगी और बाकी दिन ऑड नंबर की गाड़ियां ही चलाई जा सकेंगी। इसके लिए शेड्यूल जारी किया गया है। हालांकि इस एक हफ्ते के बीच इसकी समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद दिल्ली सरकार तय करेगी कि इसे आगे जारी रखा जाए या नहीं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक लगातार तापमान का गिरना और हवा की स्पीड बहुत धीमी होना इसकी मुख्य वजह है। दिल्ली में AQI 436 दर्ज किया गया। पूरे दिल्ली की अगर बात की जाए तो 365 दिन प्रदूषण को कम करने के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में दिल्ली के लिए समर और विंटर एक्शन प्लान चलाया जा रहा है। साल 2015 में 109 दिन पर्यावरण के लिहाज से साफ माने गए थे, जो इस साल बढ़कर 206 हो गए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्हें वो सारी जानकारी दी गई कि अब क्या क्या काम किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अंदर आवश्यक सेवाएं वाले ट्रक और CNG, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही चल सकेंगे। बाकी ट्रकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन पर पूरी तरह से पाबंदी कर दी गई है। खराब हवा की वजह से 10 नवंबर तक 5वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही 6वीं क्लास से लेकर 9वीं और 11वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल 10 नवंबर तक के लिए बंद किए गए हैं। केवल 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुले रहेंगे, क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। आपको बता दें कि नवंबर शुरू होते ही दिल्ली में स्मॉग के चलते एयर क्वालिटी खराब होती जा रही है। आसमान में धुएं की चादर छा गई है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। AQI इतना बिगड़ गया है कि दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी शिकायतों का सामना करना पड़ रहा है। गले में खराश, आंखों में जलन जैसी कई बीमारियां लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो साल 2016 की बात कर लेते हैं। जनवरी में जब वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में काफी मुश्किलें आ रही थी, तब दिल्ली सरकार पहली बार ऑड इवन नियम लागू करने के लिए फैसला ले चुकी थी। इसके बाद यह नियम अप्रैल 2016 में भी लागू हुआ। नियम यही था कि 2, 4, 6, 8 और 0 वाली तारीखों पर इवन नंबर की गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। वहीं 1, 3, 5, 7, 9 वाली तारीखों पर ऑड नंबर की गाड़ियां ही सड़कों पर उतर सकेंगी। और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इनमें स्कूलों को बंद किया गया है। दिल्ली के अंदर ट्रकों पर पाबंदी लगा दी गई है। जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं उनके वाहन तो चल सकते हैं, लेकिन भारी वाहनों पर सख्त नजर रखी जा रही है। और भी आपको बता दें कि ये जो पॉल्यूशन है वो लगातार खतरनाक होता जा रहा है। इसका एक कारण पराली जलाना भी बताया जा रहा है। हालांकि बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं कि इस बढ़ते प्रदूषण पर काबू किया जा सके। तो एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। हरियाणा में गन्ना किसानों को सरकार की तरफ से दिवाली का गिफ्ट दे दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, गन्ने के रेट में 14 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये बड़ा ऐलान किया गया है, यानी 372 से बढ़ाकर अब 386 रुपए गन्ने का रेट हो गया है। ये गन्ने का रेट मिलेगा। अगले साल 386 से बढ़ाकर 400 रुपए की अगर बात की जाए तो वो रेट मिलेगा। तो ये गन्ना किसानों को लेकर हाल ही में हरियाणा के कृषि मंत्री का बयान सामने आया था कि जल्द बढ़ाए जाएंगे और वो बढ़ा दिए गए हैं। 14 रुपए बढ़ाने का ऐलान कर लिया गया है। 386 रुपए गन्ने का रेट कर दिया गया है और अगले साल की अगर आप बात करेंगे तो 386 से बढ़ाकर 400 रुपए रेट किया जाएगा। तो यह दिवाली का तोहफा गन्ना किसानों को दे दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। गन्ने के रेट जिसे लेकर लगातार किसानों की तरफ से मांग की जा रही थी, इसमें इजाफा किया जाए और अब यह फैसला ले लिया गया है कि 14 रुपए बढ़ाकर गन्ने का जो रेट है वो किसानों को दिया जाएगा। दीपावली का तोहफा हरियाणा के किसानों को मिला है। तो 14 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी 372 रुपए थे अब तक, अब 386 रुपए के हिसाब से गन्ने का रेट मिलेगा। और अगले साल भी आपको बता दें बढ़ोतरी होगी, 386 से बढ़ाकर 400 रुपए किया जाएगा
यह हरियाणा सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। तो हरियाणा में गन्ना किसानों के लिए यह खुशखबरी, दिवाली का तोहफा। 14 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा दिया गया है। अब तक 372 रुपए की अगर बात की जाए सरकारी रेट था, इसमें गन्ने का रेट खरीदा, आपको बता दें गन्ना खरीदा जाता था, अब 386 कर दिया गया। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपया प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो, इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि कालीरामन हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से। रवि, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है गन्ना किसानों के लिए, बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये मांग पूरी हो गई। बिल्कुल विनय, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी घोषणा है, बड़ी घोषणा के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ दीपावली पर किसानों का एक बड़ा तोहफा के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। हाँ। गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात दी है। हरियाणा में जो गन्ने का अगेती फसल है उसका रेट बढ़ाया गया है, 372 रुपए से रेट बढ़ाकर 386 रुपए किया गया है, यानी कि 14 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये रेट जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से इसको बढ़ाने की घोषणा जो है वो की है। अगले साल की फसल के रेट की ये घोषणा जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की है। इससे पहले पिछले साल भी मुख्यमंत्री की तरफ से जो गन्ने के दाम थे वो बढ़ाए गए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दीपावली से पहले किसानों को दीपावली का बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ दिया गया है। विनय, चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रवि। तो ये गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली का तोहफा, गन्ने के रेट में 14 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अगले साल के लिए भी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है, यानी अगले साल की अगर बात की जाए तो तब 400 रुपए की अगर बात की जाए तो वो रेट हो जाएगा। और अब बात करते हैं भूकंप की। एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप के झटके न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर महसूस किए गए हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो यहां पर भी लोग इन भूकंप के झटकों की वजह से सहम गए। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से लोग डर गए। ऊंची इमारतों में रहने वाले लोगों को भूकंप की तीव्रता का एहसास हुआ। नोएडा, लखनऊ समेत यूपी के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शाम के 4:18 पर अचानक से धरती कांप उठी। शुरुआती रिपोर्ट में भूकंप का केंद्र नेपाल का जुमला बताया गया है। नेपाल के स्थानीय समयानुसार भूकंप शाम 4:16 पर आया। भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.6 थी और ये भूकंप लगातार टेंशन पैदा कर रहा है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को ही 11:30 बजे नेपाल में 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था। उसके झटके दिल्ली, नोएडा तक महसूस किए गए थे। इस भूकंप से नेपाल में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। नेपाल में शनिवार को भी 4.2 तीव्रता का झटका महसूस किया गया। गनीमत ये रही कि शुक्रवार रात आए भूकंप के कारण भारत में लोग सुरक्षित रहे, लेकिन जो लोग रात में जगे हुए थे उन्होंने हाल के वर्षों में इतना तेज झटका कभी महसूस नहीं किया। नेपाल में एक महीने में तीसरी बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। नेपाल के जजरकोट जिले के लामीडांडा इलाके में इस भूकंप का केंद्र था। यहाँ पर 92 लोगों की मौत हुई। वहीं रुकुम जिले में 62 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि दिल्ली एनसीआर का इलाका भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र में आता है। यहाँ बड़े भूकंप की आशंका से भी इनकार
नहीं किया जा सकता है। धरती के भीतर टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है और जो उथल पुथल पैदा होती है वो भूकंप के रूप में हमारे सामने आती है और वो लगातार दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर जो अभी नेपाल में हुआ है उसे भुलाया नहीं जा सकता। और अब बात आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की, तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहां पर चुनाव प्रचार बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचे। यहां पर उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दलों की सरगर्मी बढ़ चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता चुनावी राज्यों में जनसभाओं के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के जशपुर और रायगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कितना का किया? 2161 करोड़ रुपए का घोटाला। चावल का घोटाला किया कि नहीं किया? कोयला का घोटाला किया कि नहीं किया? गौठान का घोटाला किया कि नहीं किया? टीचर के भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? और नौजवानों की भर्ती में अपने रिश्तेदारों को, नेताओं के रिश्तेदारों को और अफसरों को रखा कि नहीं रखा? रखा है। और आम नौजवान बेकार रहा कि नहीं रहा? इसलिए और आप बताइए, सीएम ऑफिस में ऑफिशियल ऑफिस ऑन स्पेशल ड्यूटी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, उस जेल में एक महिला है कि नहीं है? उसके घर में करोड़ों रुपए पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? पकड़ा है। तो बताइए, भूपेश बघेल भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? जुड़ा है। और ये सट्टेबाजा, सत्ता के लिए सट्टेबाजा। आप बताइए, महादेव एक्ट में 508 करोड़ रुपए बघेल को दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया है। तो ये भ्रष्टाचारी सरकार, इसको रहने देने का अधिकार है क्या? नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ दौरे पर बैक टू बैक जनसभाओं को संबोधित किया। अलग अलग जिलों में बीजेपी का धुआंधार प्रचार प्रसार तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को, तो वहीं दूसरे चरण की अगर बात की जाए तो यहां पर मतदान होगा 17 नवंबर को। 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। चुनाव नजदीक आते ही प्रदेश में प्रचार प्रसार भी जोरों पर ही देखने को मिल रहा है। कई बड़े दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री इस समय छत्तीसगढ़ के दौरे पर नजर आ रहे हैं। बात बीजेपी की हो गई तो अब कांग्रेस की भी कर लेते हैं। 5 राज्यों में मध्य प्रदेश भी आता है जहां पर के चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो इंदौर में जनसभा को संबोधित करती नजर आई और उन्होंने जमकर केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते सभी पार्टियों के शीर्ष नेता इन दिनों मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर आ रहे हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इंदौर में जनसभा करते नजर आए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उज्जैन में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। आपके प्रदेश में हर रोज 17 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अब आपके सामने चुनाव है, आप चुनिए कि क्या आपको फिर से इन्हें 5 साल देना है कि आप पर भ्रष्टाचार, अत्याचार, अपराध बढ़े। कल केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का एक वीडियो सामने आया जिसमें हजारों करोड़ की बातें हो रही हैं। वहां अडानी जी सरकार की मदद से एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और देश का किसान एक दिन में 27 रुपए कमा रहा है। बड़ा काम होता है उज्जैन में, हर दरवाजे को खटखटाती है, मदद मांगती है, कोई उसकी चीख नहीं सुनता, कोई उसकी मदद नहीं करता। महिलाओं पे, मेरी बहनें, इतना अत्याचार है मध्य प्रदेश में। आज हर रोज 17 महिलाओं का बलात्कार होता है आपके प्रदेश में, हर रोज। सुरक्षा ही नहीं है। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं आरक्षण की, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आपका प्रदेश कहां पे है।
18 सालों से आपने देख लिया है, भ्रष्टाचार भुगत लिया है, महंगाई भुगत ली है, बेरोजगारी भुगत ली है। अब आपके सामने एक चुनाव है, आप चुनिए। आपको 5 साल और इन्हें मौका देना है कि आपका अत्याचार बढ़े, आप पे अत्याचार बढ़े, बेरोजगारी बढ़े, महंगाई बढ़े और आप आगे न बढ़ पाए। इनके महल बनते जाए बड़े बड़े, ये भ्रष्टाचार करते रहे, कहीं 200 करोड़, कहीं 500 करोड़, कहीं आपने अब कल वीडियो जारी हुआ है एक केंद्र के कृषि मंत्री के बेटे का। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं को न रोजगार मिल रहा है और न ही मध्य प्रदेश में उद्योग लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस की गारंटियों पर भरोसा है। बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए एक फेज में वोटिंग होगी। सूबे में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे आएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है और यही कारण है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो हैं वो प्रचार के रण में कुछ इसी तरह से हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। और अब बात हरियाणा की, तो आपको बता दें हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी सिरसा पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत अलग अलग जगहों पर किया गया। इस दौरान हरियाणा न्यूज से नायब सैनी ने खास बातचीत भी की। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सैनी सिरसा पहुंचे, जहां अलग अलग जगहों पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। हिसारिया बाजार स्थित एचएलपी कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा सहित अन्य पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ नायब सैनी का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी सिरसा स्थित श्री तारा बाबा कुटिया पहुंचे, जहां उन्होंने शीश नवाकर बाबा का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर नायब सैनी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत भी की। देखिए, बहुत सारे काम हमारी केंद्र सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जबरदस्त काम हुए हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर चोट की है। लोगों को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। मैं देखता हूं हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पहली बार हुआ है कि आज गरीब माँ का बेटा एचसीएस अधिकारी लगा है। नहीं तो हरियाणा के अंदर गरीब माँ बाप का बच्चा सरकार की नौकरी लेने से बहुत दूर की कल्पना थी। मेरे को मिलते हैं बच्चे और वो एक बात बोलते हैं कि भाई मैंने पूर्व की सरकार में 4 बार टेस्ट क्लियर किया, इंटरव्यू में रह जाता था क्योंकि भ्रष्टाचार होता था। परंतु कहा हमने देखा है कि मनोहर लाल जी की सरकार आई और पहली ही सरकार के अंदर हमने टेस्ट क्लियर किया और उसमें हमारी सिलेक्शन होगी। किसी को 5 पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मनोहर लाल जी के कारण हुआ है कि नौकरियों के अंदर युवाओं का एक बड़ा विश्वास मनोहर लाल जी की सरकार के ऊपर बड़ा हरियाणा के अंदर, और गरीब तक मनोहर लाल जी खड़ा होकर के पहरा दे रहे हैं। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी को हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। ऐसे में कमान संभालते ही नायब सैनी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। नायब सैनी का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कृत संकल्प होकर कार्य कर रही है। उन्हें घर बैठे ही विभिन्न योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार हर वर्ग को अलग अलग तरीके से जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो पहुंचा रही है और ऐसे में उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतने का दावा एक बार फिर से किया। और त्योहारों के आते ही मिलावटखोर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे में एक्टिव होना पड़ता है खाद्य आपूर्ति विभाग को भी। खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से हरियाणा के अलग अलग जगहों पर लगातार मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की जा रही है। दीपावली का त्योहार है और इसी को ध्यान में रखते हुए कई दुकानदार अपनी मुनाफाखोरी के लिए लगातार मिलावट करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से हरियाणा के अलग अलग जगहों के अलावा झज्जर में मिष्ठान भंडारों पर छापे मारे गए और मिठाइयों के सैंपल लिए गए।
खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दीपावली के सीजन पर लगातार इस तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाती है। मेरा भी आम पब्लिक से और दुकानदार दोनों से अनुरोध है कि दिवाली सीजन के ऊपर मिठाइयाँ खरीदते वक्त बड़ी सावधानी बरतें। बनाने वाले जो हलवाई भाई हैं उनसे भी अनुरोध है कि अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ बनाएं, ताकि जो है कंज्यूमर्स के जो है हेल्थ और सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और ख़ास तौर पे जो कंज्यूमर्स हैं उनसे अनुरोध है कि भैया अपने जो जहाँ अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ बनती है वहीं की मिठाइयाँ खरीदें। कलरफुल मिठाइयाँ जो हैं उनसे दूर रहें, ठीक है। और रेडीमेड जो मिठाइयाँ हैं उनसे भी दूरी बना कर रखें। खाद्य आपूर्ति विभाग ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि खाने के सामान में किसी भी प्रकार की मिलावट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसीलिए लगातार मिठाइयों के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो अपने मुनाफे के चक्कर में दुकानदार मिलावट करते हैं। ऐसे में लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां से अच्छी मिठाइयां मिलती हैं वहीं से मिठाइयां लें, क्योंकि त्योहार के सीजन में मिलावटखोर बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से भी नहीं चूकते हैं। और अब बात करते हैं खेल जगत की। तो भारतीय हॉकी टीम ने एक बार फिर से कमाल किया है और देश के साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि हरियाणा की बहुत से ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि इस टीम का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब जीत लिया। भारतीय महिला टीम ने फाइनल मुकाबले में जापान को 4-0 से शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत ने दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले शनिवार को देश की बेटियों ने एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता दक्षिण कोरिया को 2-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया था। जीत के बाद हॉकी इंडिया ने ट्वीट कर ऐलान किया कि हर खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। इसके साथ ही सहयोगी स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 1.5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच जेनेके शॉपमैन ने कहा कि हमें फाइनल में 4-0 से जीत की अपेक्षा नहीं थी। हम बहुत खुश हैं। मैच देखने आए प्रशंसकों ने टीम का बहुत हौसला बढ़ाया। हमारी बहुत मदद की गई, सभी उत्साहित थे। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पूनिया ने बताया कि ये बहुत अच्छा समय है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जापान ने अच्छा खेला। हाफ टाइम में यही बात की थी कि हमें आक्रामक खेलना है। वहीं महिला हॉकी टीम की इस उपलब्धि पर देश भर से उन्हें बधाई मिल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हॉकी टीम को सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लिखा, चक दे भारत, एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में जापान को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक अपने नाम करने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि देश का नाम दुनिया में रोशन करने में हमारे हरियाणा की बेटियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत ने इससे पहले सिंगापुर में 2016 में अपना पहला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। वहीं जापान 2013 और 2021 का विजेता है। तो भारत के लिए संगीता कुमारी, नेहा लालरेमसियामी और वंदना कटारिया ने गोल दागे। कृत्रिम रोशनी की वजह से यह मैच 50 मिनट की देरी से शुरू हुआ था, लेकिन शुरुआत से लेकर अंत तक की अगर बात करें तो भारतीय टीम इस मैच में हावी रही और जापान को एक गोल करने तक का मौका नहीं दिया। बात करते हैं इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की। तो ये जंग लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। अब तक नहीं समझ में आ रहा कि यह जंग कब खत्म होगी। इजराइल अब हमास के खात्मे पर पूरी तरह से उतारू नजर आ रहा है। इजराइल हमास के बीच जंग लगातार जारी है। इजरायली सेना ने दावा किया कि गाजा शहर पर जोरदार हमले किए जा रहे हैं और गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में काट दिया गया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हंगारी ने ये जानकारी दी कि इजरायली सेना ने गाजा शहर को घेर लिया है और उसे एक दक्षिणी गाजा और एक उत्तरी गाजा इलाके के रूप में काट दिया गया है। उन्होंने कहा कि सैनिक समुद्र तट पर पहुंच चुके हैं और उन इलाकों पर कब्जा करने में कायम हुए हैं। इजरायल ने कहा कि अब हमास के आतंकी बुनियादी ढांचे पर जमीन के नीचे और ऊपर से बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। एक दूसरे बयान में इजरायली सेना के जनरल स्टाफ के प्रमुख LTG हर्जी हलेवी ने उत्तरी कमान में एक बैठक के दौरान कहा कि IDF किसी भी पल उत्तरी गाजा में हमला करने के लिए तैयार है।
आईडीएफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमारे पास न केवल गाजा पट्टी में बल्कि सीमाओं पर काफी बेहतर सुरक्षा स्थिति बहाल करने का साफ लक्ष्य है। हम किसी भी समय उत्तर में हमला करने के लिए तैयार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले दिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की थी कि इजराइल तब तक युद्ध विराम पर सहमत नहीं होगा जब तक कि चरमपंथी समूह हमास बंधकों को रिहा नहीं कर देता। पीएम ने कहा कि शब्द युद्ध विराम शब्द को अपने शब्दकोश से बाहर निकालें। हम तब तक हमला जारी रखेंगे जब तक उन्हें हम हरा नहीं देते। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो अमेरिका में इजरायली दूत की तरफ से गाजा को दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी परिसर कहा गया है। उन्होंने कहा कि गाजा दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी परिसर बन चुका है। जगह जगह पर हमास के आतंकी बैठे हुए हैं और इनका खात्मा हम करके रहेंगे। तो ये दिन भर की वो बड़ी खबरें रहीं जिनके बारे में हमने आपको डिटेल में इस खास कार्यक्रम के जरिए बताया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।